हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पिछले वर्ष यानी 2017 में पूछे गए मैथ के 51 से लेकर के 62 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए 50 प्रश्न आपके मैथ के और 50 प्रश्न साइंस से रिलेटेड आता है। साइंस मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो 50 प्रश्न आया था 2017 में, उसको हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। और प्लेलिस्ट में देखिए ये क्रम से 10 तक प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें 2015 से 2017 तक के साइंस वाले भाग का हमने वीडियो क्रम से बना दिया है। 2017 में ये मैथ वाला भाग यानी गणित वाला भाग 50 प्रश्न, इसको हम लोग क्रम से सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बाकी बचे हुए प्रश्नों को अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं क्रम से। तो आज का ये आपका पहला प्रश्न ये है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लें। ये चलिए अब देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न। यदि 2x घाते 4 और 3x घाते 3 माइनस 6x माइनस 2 के दो शून्यक क्रमशः √2 एवं -√2 हैं, तो शेष अन्य शून्यकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अन्य शून्यकों को कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझिए। तो दो मूल दिया हुआ है, अब ये घात 4 है अधिकतम, तो इसमें मूलों की संख्या यानी यक्ष के कितने मान प्राप्त होंगे, 4 मान प्राप्त होंगे। तो 2 दिया हुआ है, बाकी बचे हुए 2 मूल हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मूलों का योग जो होता है, समझिए यदि ये घात समीकरण मतलब 4 घात समीकरण ही मान लीजिए, ये bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस ऐसे करके यदि दिया हुआ है, तो इसमें जो है मूलों का योग, मूलों का जो योग होता है वो होता है आपका ई अपान, या कह लीजिए लास्ट में जो कांस्टेंट, या कह लीजिए अचर पद, ऐसे कर लीजिए अचर पद बटे अधिकतम जो घात है वो यक्ष की घात 4 का गुणांक। ठीक है, और देखिए यहीं से आप याद करिए तो आपको आसान लगेगा। देखिए जैसे ये वाला तो याद होगा ना, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि मूलों का योग जो होता है, देखिए मूलों का योग जो होता है वो -b/a होता है। वही चीज़ -b/a मतलब अधिकतम घात से पहले वाला ये ना, अधिकतम घात 3 है उसके बाद ये। और गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल आपका होता है c/a। ठीक, उसी आधार पर इसको हमको सॉल्व करना। तो देखिए ध्यान थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए यहाँ पे। तो एक मूल आपका यहाँ से देखिए मूलों का योग पहले कर लेते हैं। मूलों का योग यहाँ से जो होगा वो -b का मतलब जो है अधिकतम गुणांक कितना है उसके बाद वाला, देखिए b की जगह इसमें कितना -3, तो ये -3 बटे वो a वाला पद, a वाला कितना है 2, ये लिख लेंगे। तो मूलों का योग कितना बनेगा, एक मूल जो है √2 हो गया, दूसरा कितना है -√2 दिया हुआ है, बाकी अन्य 2 को हमने मान लिया है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो मूलों का योग जो है ये आपका आ गया 3/2। ठीक, ये प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो गया, ये मिल गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2। ठीक, अब इसी प्रकार मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। आप समझ लीजिएगा मूलों का गुणनफल, अब ये बराबर होगा c/a यानी कांस्टेंट वाला टर्म कितना -2 बटे a का मान कितना है 2। तो ये गुणनफल कितना बनेगा भाई, ध्यान समझिए। गुणनफल मतलब √2 पहला वाला, दूसरा -√2, तीसरा अल्फा, चौथा बीटा हमने माना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, काट दीजिए, -1 मिला।
और ये गुणा करेंगे तो कितना बनेगा -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से मिलेगा आपको, अच्छा माइनस ये √2 तो 2 होता है ना, ये आपका आएगा कितना 2, ठीक, -2। अब ये जो है -2 से इधर भाग देंगे, देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ है, इसको हटा दें, 1/2 आ गया अल्फा बीटा का मान। तो इन दोनों की सहायता से आप अल्फा बीटा का मान निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे हल करने से ज़्यादा समय लगेगा, यहीं ऑप्शन में से ही लगा लीजिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 आया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2। देखिए ये किसको जोड़ने पर 3/2 आ सकता है, इसको जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, गुणा करेंगे 1/2 आएगा। तो यही जो है इसका सही ऑप्शन, इसका यही आंसर इसका सही हो जाएगा। ये देखिए बाकी को जोड़ने पर यदि 3/2 आ रहा है, यदि आ रहा है किसी और का, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चेक कर लीजिए, जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा, 3/2 तो आएगा नहीं, ये बिल्कुल गलत हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 2 दूना 4, अब ये आपका यहाँ से भी तो 3/2 आ गया, लेकिन जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। गुणा कर देंगे इन दोनों को, तो गुणा करने पे 1/2 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। और यहाँ से ये तो गलत है ही, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं इसका हम, ये 52वां प्रश्न। इसमें जो है क्या करें, रैखिक समीकरण को हल करना है। क्या करना है, रैखिक समीकरण को हल करना है। हल करने पर यक्स एवं वाई प्राप्त होता है, यक्स और वाई का मान निकालना। देखिए ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में तो बहुत समय लग जाएगा। सॉल्व करने की 3 विधियां हमने पहले वीडियो में ही बताया था। मैथ का जो मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के जो पहला हमने सरल रेखा वाला सब शुरू किया था, तो उसमें ही बताया था तीनों विधियों से कैसे लगाते हैं। तो लगाने में ज़्यादा समय आपको लग जाएगा, ऑप्शन से ही जो है इस टाइप के प्रश्नों का उत्तर निकालने का प्रयास किया कीजिए। जैसे देखिए यक्स का मान 0, वाई का मान 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा। तो ये प्रश्न इसका जो है यही आंसर, ये पहला वाला इसका यही सही हो सकता है। बस इतने काम करना है, देखिए मान रखिए, यदि आ जा रहा है तो हो गया काम। अब देखिए यही हो गया, ये सही हो गया, और भी चेक कर लीजिए, हो सकता है कोई और भी आ जाए, कोई और भी आ जाएगा तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए यक्स की जगह 1 रखेंगे, वाई रखेंगे तो 0 तो आएगा नहीं, ये भी गलत हो गया। यहाँ कुछ मान रखिए, देखिए √2 रखेंगे तो ये 2, और ये √3 रखेंगे 3, तो कितना है 2 3 5 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। इसको रखेंगे तब भी 0 नहीं आएगा, तो यही पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद ये प्रश्न आपका सामने है, इसको तो देखिए क्या कह रहे हैं कि राम तथा श्याम की आय का अनुपात 9:7 कितना है, 7 है, 9:7 है। और आय का अनुपात, चलिए यहाँ थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, आय का अनुपात जो है वो 9:7 है। तो मान लेते हैं आय 9x, और दूसरा जो है राम और श्याम कह रहे हैं ना, तो चलिए कम से मान भी लेते हैं। राम की आय जो है, राम की आय कितना हो जाएगी, 9x मान लीजिए, और दूसरे कौन है, श्याम की आय कितनी हो जाएगी, 7x। ठीक, फिर कह रहे हैं कि उनके खर्च का अनुपात, फिर दोनों का खर्च जो है दिया हुआ है, तो ये आय हो गया, चलिए यहीं खर्च लिख देते हैं। राम कितना खर्च करता है, 4x, और ये यक्स क्या, यहाँ y मानना पड़ेगा, है ना, अलग राशि करनी पड़ेगी, 4y, और ये 3x खर्च करता। श्याम कितना खर्च करता, 3x। अब कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 बचाता है। राम कितना बचाता है, 2000, और श्याम भी 2000 बचाता है। तो राम की मासिक आय कितनी होगी, राम की मासिक आय कितनी है, 9x, यानी यक्स का मान मिल जाए तो काम हो जाए। ठीक, तो चलिए क्या करेंगे भाई, राम कमाता कितना है, राम कमाता है 9x, ठीक, और उसमें से खर्च कितना कर देता है, 4y, इतना खर्च कर देता है, तो बचता कितना उसके पास, 2000 रुपये। ये समीकरण 1 बना लीजिए। फिर श्याम की क्या कंडीशन है, ये कमाता है 7x और खर्च कर देता है 3y, इतना कमाया इतना खर्च कर दिया, तो बचा कितना,
ये भी 2000 रुपये बचाता है। दोनों कितना मासिक बचाते हैं? 2000। अब यहाँ से देखिए दोनों का मान जो है समीकरण 1 और 2 दोनों का दायां पक्ष जो है वो 2000 है, तो बायां पक्ष भी ऑलरेडी बराबर होगा, तो कर लीजिए बराबर। तो यहाँ से बनेगा 9x माइनस 4y बराबर 7x माइनस 3y। अब ये सॉल्व करिए, ये 9x माइनस 7x, x को इधर करेंगे, अब इसको इधर लाइए तो ये आपका हो गया 4y, माइनस है ना तो इधर आया प्लस हुआ, इधर माइनस 3y। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आया 2x इज इक्वल टू y, y का मान 2x मिल गया। आप y का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो फिर या फिर 2 में रख लो। तो समीकरण 1 में हम रख करके देख करते हैं, किस में रखें? समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे x, ये नहीं दिख रहा है, कौन दिखेगा? ब्लैक पे पिंक दिखेगा, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि ये y का मान कहाँ रखते हैं? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रखिए, y का मान यहीं रखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 9x माइनस 2, y का मान कितना लिखना है? 2x बराबर 2000। अब ये आपका हो गया कितना? 9x और माइनस 2 दूना 4x बराबर 2000। अब ये घटा लीजिए, आ गया 5x बराबर 2000। ठीक, तो x बराबर कितना बन जाएगा? 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, तो ये आएगा आपका 400। ठीक, ये x का मान कितना हो गया? 400। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है? ओहो, ये देखो y का मान यहाँ जो है 4 दिया हुआ था ना, 9x माइनस 4, ओहो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा, फिर से कर लीजिए इतना। तो ये आपका आया कितना? x बराबर 2000। चलिए x का मान मिल गया ना। अब राम की आय कितनी है? 9x है, तो राम की आय कितनी हो जाएगी? यहाँ लिखेंगे हम राम की आय, राम की आय है कितनी? 9x, और x का मान हमने अभी निकाला 2000, तो ये आएगा 9 दूनी 18,000 रुपये कमाता है वो। ठीक, तो 18,000 ऑप्शन में है ना, ये बी वाला ऑप्शन इसका यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो बैक करके एक बार फिर से समझ लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसी में देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये 54वां, दिए गए समीकरण युग्मों को हल करने पर यक्ष का मान प्राप्त होगा। देखिए ये समीकरण आपका सामने है, इस समीकरण में यक्ष का मान निकालना है हमको। ठीक है, तो चलिए फिर निकाल के देखिए यक्ष का मान। यक्ष का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है, तो क्या करें? देखिए पहले तो यक्स माइनस 1 वाई, यक्स माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, वाई माइनस 2 इसमें है, इसमें भी है, तो वाई माइनस 2 को हटाएंगे पहले हम, तब यक्स का मान आएगा। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए जो है वाई वाला टर्म का गुणांक बराबर कर लीजिए। जैसे इसमें 3 है ना, तो यहाँ भी 3 ले आइए, तो 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, है ना, तो कर लीजिए गुणा। तो 3 से गुणा करेंगे आपका आएगा 15 बटे यक्स माइनस वाई और प्लस 3 बटे ये यक्स माइनस 1 है, यक्स माइनस 1। अब वाई बटे वाई माइनस 2 बराबर 3 से यहाँ भी गुणा होगा तो कितना बन जाएगा? 6। अब दूसरा समीकरण यही लिख लीजिए, 6 बटे यक्स माइनस 1 और माइनस 3 बटे वाई माइनस 2 बराबर 1। अब ये देखिए ये आपका कैंसिल हो गया भाई। ठीक, ये यक्स माइनस 1 नीचे बराबर है, ऊपर जोड़ लीजिए, 15 5 20 1 21, ये 21 बटे यक्स माइनस 1 आया। अब बराबर ये कितना बन जाएगा? 7। 7 से काट दीजिए इसको, तो कितना बनेगा? 7 से काटिए इसको, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, ये बन गया कितना? 3 और 1। ठीक है, तो ये बचा कितना? 3 बटे यक्स माइनस 1 बराबर 1,
तो गुणा कर लीजिए तो x - 1 बराबर 3, तो x बराबर आएगा, एक इधर कर लीजिए 4 हो जाएगा, x का मान 4, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। देखिए y वाला टर्म का गुणांक बराबर कर लिए, बराबर करके इसको हटा दिए तो x का मान आ गया। यदि y का मान निकालना होता तो क्या करते, x का मान किसी चाहे समीकरण इसमें 1 में या फिर इसमें 2 में रख लेते, आ जाता y का मान। ठीक, तो x का मान पूछा है, आगे बढ़ जाइए लगा करके। एग्जाम में आपको समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी समय मिला उसको सही से उपयोग करिए। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करके देखिए भाई क्या कह रहे हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों, थोड़ा बड़ा कर लें, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया है। तो कैसे खड़ा किया है, कक्षा के विद्यार्थियों को लाइन में क्रम से खड़ा करना है। फिर कैसे, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक खड़े होते हैं, 3 विद्यार्थी एक पंक्ति में, समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं। ये देखिए, ये विद्यार्थियों को ऐसे खड़ा किया गया पंक्ति में, ये पंक्तियों में क्रम से खड़ा किया गया है। अब कह रहे हैं कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक खड़े हो जाएं, ठीक है, ये 3 विद्यार्थी अधिक खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, पंक्ति तो एक पंक्ति कम हो जाती है। और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम खड़े होते हैं, मतलब एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम खड़े होते हैं तो 2 पंक्ति और लगानी पड़ती है। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पूछा जा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे समझिए। तो हम यहाँ मान लेते हैं क्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने मान लें, x। ठीक, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी x हो गए, और पंक्ति की संख्या मान लेते हैं, पंक्ति कितनी है, y पंक्तियां लगी हुई हैं। ठीक, अब जो प्रश्न में कहा जा रहा है उसको क्रम से अब हम करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक खड़े होते हैं, देखिए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा और दिमाग लगा लीजिए यहाँ से, एक बार इसको स्पष्ट समझ लीजिए। देखिए जैसे एक पंक्ति में 4, दूसरी पंक्ति में 4, तीसरी पंक्ति में भी 4 हो गए, है ना। अब पंक्तियों की संख्या कितनी है, यहाँ पंक्ति कितनी है, यहाँ पंक्ति जो है वो है 3, देख पा रहे हैं, पंक्ति कितनी है, 3 है। अब चलिए लिख के बताएंगे जिससे अच्छे समझ में आए। पंक्ति 3 हो गई, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी जो हैं वो कितने हैं, विद्यार्थी जो हैं वो 4 हैं। ठीक है, अब कुल विद्यार्थियों की संख्या यदि निकालनी है तो कैसे करेंगे, देखिए 3 3 6 4 4 8 4 12 हो गया, तो ऐसे करेंगे तो समय लगेगा, तो डायरेक्ट यही पंक्ति और विद्यार्थियों की संख्या का गुणा कर दिए, 4 3 12, 4 3 12 कर देंगे तो यही पूरा विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। मतलब यदि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी x हैं और पंक्तियों की संख्या y है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, x गुणे y। ठीक, कुल विद्यार्थियों की संख्या। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे जो प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक खड़े होते हैं, विद्यार्थी x हैं, 3 विद्यार्थी और खड़े कर दीजिए, ये प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या आ गई। तो पंक्ति एक कम हो जाती है, पंक्ति है कितनी, y, इसमें से एक कम हो जाती है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या ही तो आएगी, ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई। अब हमने माना है कि पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x है और पंक्तियां y हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, पहले कंडीशन के अनुसार ये हमको मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए x का y में गुणा xy और -x प्लस 3y और -3 बराबर xy हो गया, तो xy ये आपका कट गया। ठीक, यहाँ से लिखेंगे हम क्या कि माइनस से गुणा करके जो है इसको स्पष्ट जो है दिखने लायक बना लीजिए, या तो एक काम करिए कि -x प्लस 3y बराबर 3 है। चलिए रहने दीजिए, यही रहने देते हैं, समीकरण 1 ये बन गया पहला कंडीशन। अब फिर दूसरे कंडीशन को भी इसी प्रकार से अप्लाई करिए। दूसरा कंडीशन क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिए कि एक पंक्ति कम हो जाती है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं,
पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते। देखिए विद्यार्थियों की संख्या हमने x माना था ना, अब 3 विद्यार्थी कम हो रहे हैं तो 3 कम कर लो, ये प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी आ गए। अब कुल पंक्तियों की संख्या y है, तो फिर देखिए 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति अधिक हो जाती है। पंक्ति कितनी अधिक हो जाती है? 2। यही क्या आएगा? टोटल विद्यार्थियों की संख्या। और कुल विद्यार्थियों की संख्या देखिए x है, पंक्तियों की संख्या y, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ कितनी आएगी? x y। प्रत्येक एक पंक्ति में x है और कुल पंक्तियों की संख्या y है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या x y दूसरे कंडीशन से मिल गया। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, कितना बनेगा? x y और प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर x y। ये x y फिर से कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ से मिला क्या? 2x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके आप पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या यानी x का मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालें भाई? एक काम करिए, यहाँ 3y है, यहाँ भी 3y है, दोनों को घटा देते हैं, है ना। माइनस x प्लस 3y बराबर ये 3 आपका है यहाँ पे, तो ये घटाएंगे कैसे? ये आपका हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। अब ये कट गया तो यहाँ से आया कितना? 3x। ये कितना बन गया? 3x। और ये घटाएंगे तो आया 3। तो ये तो एक पंक्ति हो गई भाई। x का मान 1 तो संभव है नहीं, x का मान 1 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि जो है 3 विद्यार्थियों की संख्या, ये 3 अधिक करने पर विद्यार्थियों की संख्या 3 अधिक करेंगे तो जो है एक पंक्ति कम हो जाती है। तो थोड़ा सा एक काम करिए, यदि y का मान यहाँ से x का मान अगर हटाएं तो क्या होगा? थोड़ा सा देख लें एक बार। माइनस वाला इधर आया प्लस हो गया, ये भी माइनस इधर आया प्लस हो गया। ये गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। ये हुआ है 2x माइनस 3y है ना। ये कितना है? 2x माइनस 3y। ठीक है, अभी 6 इधर आएगा। ठीक है, अब ये बनेगा कितना? माइनस 6। ठीक है, कितना बन जाएगा? चलिए फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये देखिए ये कितना है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसको इधर करेंगे तो ये बन जाएगा 6। ठीक है, अब ये दूसरा वाला कितना है? x माइनस x और प्लस 3y बराबर 3। ठीक है, अब ये देखिए प्लस माइनस ये ऑलरेडी कट जाएगा यहाँ से। अब ये आया कितना? x बराबर, ये 6 3 9, तो पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 9। अब x का मान 9 रख लीजिए किसी भी समीकरण में। यहाँ जब रखेंगे तो कितना बन जाएगा? ये x का मान 9 रख लीजिए तो ये माइनस 9 प्लस 3 गुणे y बराबर 3। अब ये आया 3y बराबर 3, 9 को इधर लाइए प्लस 9, तो ये बन गया 3y बराबर 12। तो y का मान 3 चौक 12, 4 आ गया। समझ गए? अब देखिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ध्यान दीजिए। अब प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? प्रत्येक पंक्ति में 9 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक पंक्ति में 9 विद्यार्थी हैं और पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 4। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 9 चौक 36। तो यही 36 वाला ऑप्शन इसका सही होगा। यानी कितने विद्यार्थी कुल होंगे? 36 विद्यार्थी। तो हमने डिटेल में अच्छे से समझाया है, जहाँ ना समझ में आया हो उसको फिर से रिवाइज करके आप पीछे जा करके देख सकते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। हम ये आपका 55 हो गया, 56 वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे, ये वाला। तो आज केवल हम 62 तक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 56वां प्रश्न, इसमें क्या कहा जा रहा है? एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है।
धारा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करनी। देखिए नाव की चाल निकालनी है तो हम क्या करें, पहले मान ही लेते हैं। नाव की चाल मान लो यक्स, नाव की चाल यक्स। देखिए लगाने में तो जो है थोड़ा सा कम समय लगेगा यदि डायरेक्ट लगाएंगे, आपको समझाना है इसलिए पूरा स्टेप वाइज क्रम से लिख रहे हैं। तो नाव की चाल यक्स हो गई और धारा की चाल हम मान लेंगे वाई। अब धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल यहाँ लिख लीजिए, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में। और जब धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं ना। हवा इधर की चल रही, इधर की साइकिल चलाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाती। विपरीत चलोगे तो कम हो जाएगी। तो धारा के अनुकूल कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस वाई। और धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, प्रतिकूल चाल हो जाएगी। देखिए नाव की चाल एक्स है ना, नाव की चाल ज़्यादा तो एक्स माइनस वाई कर लेते हैं, दोनों चाल मिल गई। अब क्या करें कि 10 घंटे लगते हैं प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में, अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में, समझ रहे हैं। तो क्या करें कि 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लगा समय निकाल लें, फिर 44 किलोमीटर अनुकूल जाने में लगा समय निकाल लें। तो दोनों समय मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 घंटे। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो प्रतिकूल चाल पहले निकालें तो कितना है समय, ये किलोमीटर दूरी है ना, दूरी बटे, देखिए थोड़ा सा यहाँ समझने के लिए एक बार लिख दे रहे हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। क्या निकालना हमको, समय। समय निकालने के लिए क्या करना होगा, दूरी में चाल से भाग देना होगा तो ये समय आएगा, ठीक है। तो कौन सा दूरी, 30 किलोमीटर। अब ये 30 किलोमीटर जाता है किस चाल से, प्रतिकूल वाली चाल से। प्रतिकूल वाली चाल कितनी है, यक्स माइनस वाई। ये हो गया भाई समय। कौन सा समय आया, प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, ये आ गया। अब इसी में जोड़ लेंगे अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में, तो 44 किलोमीटर ये दूरी हो गई, बटे क्या करना होगा, चाल। तो अनुकूल 44 किलोमीटर दूरी, अनुकूल 44 किलोमीटर चाल, यक्स प्लस वाई। ये प्रश्न समझ में आया हो तो आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए अब टोटल समय कितना आया, 10 घंटे लगा, अनुकूल 30, ये प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में, अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में, कुल मिलाकर के 10 घंटा लगा। तो ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा बना लीजिए इसी में, ये 40 किलोमीटर प्रतिकूल, 40 किलोमीटर प्रतिकूल, 40 बटे यक्स माइनस वाई और प्लस 55, 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल, 55 किलोमीटर अनुकूल यानी धारा की दिशा में। अब टोटल मिलाकर के समय कितना हो गया, 13। अब यही दोनों समीकरण हल करके आप यक्स वाई का मान निकालेंगे और इसका उत्तर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट हम दे रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ यक्स माइनस 1 बटे वाई बराबर ए रख लीजिए, 1 बटे यक्स प्लस वाई बराबर बी रख लीजिए। तो ये दो समीकरण बन जाएगा। दोनों समीकरण हल करके ए और बी का मान रखिए, फिर यहाँ दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का मान रख करके आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। या कोई और तरीका आपको पता हो तो ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे ये वाला गुणांक बराबर करके ये मान निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप लगा करके एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये 57 वाला प्रश्न है। इसमें क्या कह रहे हैं, समीकरण 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हैं। देखिए इसमें मूल निकालने को कह रहे हैं तो मूल निकाल लीजिए। इसकी तुलना जब करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे जब तुलना, तो a की जगह कितना आएगा 3 और b की जगह आया -2 करड़िम 6 और c का मान 2। तो अब देखिए सूत्र में रख लीजिए, फार्मूला क्या होता है आपका, x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटे में 2a। यक्स बराबर आया माइनस, b का मान कितना करेंगे -2 रूट 6, ये b हो गया और प्लस माइनस यहाँ लगाइए b², b का मतलब 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4a, a का मान कितना है, a का मान भी रख लीजिए कितना है, a बराबर 3। c का मान कितना है
2 और बटे में कितना बनेगा 2a। a का मान कितना है 3। चलिए अब इसको सॉल्व करिए भाई, कितना बनेगा ये बना +2√6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसको लगाइए, 6 हो गया, 2 दूना 4, 6 चौक 24 माइनस 4 3 12 दूनी 24। अब देखिए 24 24 घटाएंगे 0 आएगा ना, तो विविक्त कर देखिए b² - 4ac यही विविक्त कर होता है। तो विविक्त कर यदि 0 आ गया तो मूल समान होते हैं, विविक्त कर 0 है तो मूल समान होंगे। तो दोनों मूल कितने होंगे उनको निकालते हैं। ये 0 खत्म करिए इसको, ये 2 करड़िम 6/6 काटिए, 3 आया। तो ये देखिए √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3 और अपान ये 3 है ना, इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ये आपका कट गया, आया कितना √2/√3। दोनों मूल समान होंगे और इतने होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। इसके बाद ये एक द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति बतानी है। मूल की प्रकृति बतानी, तो बताइए कितना होगा। प्रकृति मतलब विविक्त कर निकालना होगा। तो विविक्त कर निकालिए, b² - 4ac। b का मान कितना -4 और -4, a का मान 2 हो जाएगा, c का मान 3। अब ये 4 चौक 16 -4 दूनी 8 3 24। अभी देखिए माइनस में आया ना, जो भी आएगा माइनस में आएगा। अब माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं है, ये वाला सही होगा, इसका मूल वास्तविक नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब ये प्रश्न है, क्या कह रहे हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो हैं वो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, ये पूछा जा रहा है। तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10 है, ये तो 3 से विभाजित नहीं होगी। 11 नहीं होगी, 12 विभाजित हो जाएगी। 12 के बाद अगली कौन होगी 15, 15 के बाद 18, ऐसे क्रमशः होती जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, कितने 2 अंकों की ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 99 भी तो 3 से कट जाएगी। तब इसमें पूछ रहे हैं कितनी संख्याएं हैं इसमें, यानी पदों की संख्या इसमें कितनी है। तो a यानी प्रथम पद 12 और सर्वांतर d का मान हो जाएगा 15 - 12 आया 3। ठीक, और फिर यनवां पद मान लेते हैं, कितना बनेगा यहाँ पे 99। पदों की संख्या कितना है 9, यन है, पदों की संख्या n मान लेते हैं तो यनवां पद 99 हो जाएगा। तो tn बराबर फार्मूला यनवां पद होता है a + n - 1 इंटू d। तो ये बन जाएगा आपका 99 बराबर a का मान कितना 12, a का मान बनेगा 12 प्लस n - 1 और d का मान कितना है 3। अब ये सॉल्व कर लीजिए, 99 - 12 बराबर n - 1। अभी 3 को भी यहाँ बटे में कर लीजिए। ठीक है, अब आपका ये प्रश्न हो जाए कितना, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 1 गए 8 बटे 3 बराबर n - 1। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 2 8 और ये बना 27, 3 9 3 27। अब एक इधर कर लेंगे, देखिए 29 बराबर n - 1। 1 को इधर करेंगे तो ये आपका आ गया 29 + 1 कितना बन गया 30। ठीक, तो पदों की संख्या कितनी आ गई 30 आ गई भाई। तो कितने पद हैं 30, तो कितनी संख्याएं होंगी 30 संख्याएं, ऐसी संख्याएं 30 हैं 2 अंकों वाली जो 3 से विभाजित हो जाएंगे। 3 से विभाजित हो जाने वाली कितनी संख्याएं हैं 30। चलिए अगला देखते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं 61वां प्रश्न, ये श्रृंखला इतना का कौन सा पद -81 है। इसमें कौन सा पद -81 है देख पा रहे हैं। पहला पद जैसे 21, फिर अगला 18, फिर
15, देखिए 3 3 कम होते आ रहा है ना, तो कौन सा पद, जैसे तीसरा पद 15 बन गया, वैसे कौन सा पद इसमें -81 होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक, प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करिए तो मान लेते हैं कि n वां पद जो है 81 है, तो a यानी प्रथम पद आपका आया ठीक है। चलिए यहाँ प्रथम पद a का मान कितना हो गया 21, प्रथम पद हो गया 21, और d यानी अंतर कितना आएगा 18 - 21 कितना आया -3। ठीक, तो कौन सा पद -81 है, तो मान लेते हैं कि n वां पद जो है वो -81 है, तो n वां पद वाला फिर फार्मूला लगा दीजिए, a + n - 1 इंटू डी। अब ये बन गया -81, a का मान कितना है 21 और प्लस n-1, और ये d का मान कितना है -3। अब -81 और ये 21 को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, बराबर n-1 और गुणे में -3 है, ये गुणा। ठीक है, अब ये आया 2 और 8 2 10 -102, और इस 3 को बटे में कर लीजिए, -3 ये बटे में करिए तो n-1, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 4 12, अब ये माइनस प्लस हो गया, तो ये आया कितना 34 बराबर n-1 है ना। अब इस -1 को इधर करेंगे तो बन जाएगा 34 + 1 यानी 35। ठीक है, 35वां पद कितना होगा -81 हो जाएगा, तो 35 इसमें ऑप्शन में कौन सा है डी वाला, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला इसके बाद सॉल्व करते हैं हम, ये अंतिम प्रश्न। बाकी प्रश्नों को अगले वीडियो में हम लोग क्रम से सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए ये क्या कह रहे हैं, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग कितना है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रथम धन पूर्णांक समझते हैं, 1 2 3 यही तो है, कितनी संख्याओं का योग जो है इतना है, तो इसमें n संख्याओं का योग का फार्मूला कैसे होगा, देखिए एक तो होता है ये डायरेक्ट याद रखिए, अगर याद है तो ये होता है n × n + 1/2, ये डायरेक्ट n का मान रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे मिला ये भी देख लीजिए थोड़ा सा, n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है ना। तो n पदों का योगफल n/2 आया, 2 गुणे 1, प्रथम पद 1 और प्लस n-1, और d का मान कितना, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये बना कितना n/2 आया 2 प्लस n-1, तो देखिए ये बना n, अभी 2 में से 1 घटाइए तो 1 आएगा, n + 1/2 ये फार्मूला है। तो चलिए n का मान यहीं रख लेते हैं, तो n पदों का योगफल होता है n × n प्लस, ये होता है n × n + 1/2। अब ये लगाइए n का मान कितना 1000, अब ये आया 1000 धन 1/2, 2 से काटिए, 2 × 5 = 10, आया कितना 500। ठीक, और ये 500 बचा, और ये आपका कितना है 1000 धन 1, तो 500 से गुणा कर लीजिए, आपका आ गया 500 ये, और 3 जीरो और, ठीक, फिर 500 का गुणा 1 में 500, अब जोड़ लीजिए 0 0 5 0 0 5 और 2 0 फिर 5, ये ऑप्शन इसका सही होगा। 5 लिखकर 2 0 फिर 5 लिखकर 2 0, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग इतना आया है। ठीक है, तो n पूर्णांकों देखिए जितने संख्याओं का, जैसे कहा जाए कि 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, यहीं n की जगह 100 रख करके लगा लेंगे, आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ये कितना आएगा 100 धन 1/2, 2 से काटिए आया 50, 50 का गुणा 100 में कर लीजिए, आ गया 5000 धन 50, यानी 0 5 और फिर 0 5 ये आएगा। ठीक,
इसी प्रकार से जो है ये प्रश्नों को जो है डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में पूरा जो है 2017 में जो भी प्रश्न आए थे पूरा मैथ का क्रम से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।